स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्थ जॉब पॉइंट में। आज एक ऐसा टॉपिक है जो सी-टेट के हर पार्ट यानी 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 6 to 8 में सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, ये तीनों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे ऊर्जा के स्रोत। ये ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं देखेंगे, ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग, फिर परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के अंतर्गत एक एक करके देखेंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन, फिर इसी में देखेंगे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और ताप विद्युत। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिले। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊर्जा किसको कहते हैं, जैसे कि कोई भी जीव जंतु है उसको भोजन से ऊर्जा मिलता है और वो अलग अलग गतिविधि करता है, जैसे खेलना, दौड़ना, धूपना, कोई काम करना, बोझ उठाना, ये सब ऊर्जा के वजह से वो इन सभी कामों को कर पाता है। तो उसी तरह वाहन को या फिर फैक्ट्री को या फिर कोई ऐसा कारखाना है, इनको चलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के तहत हम लोग यानी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिससे हम लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। यानी ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिससे हम लंबे समय तक ऊर्जा की प्राप्ति कर पाएँ, वे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। और इस ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं क्या होती है कि कई विशेषताएं होती हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई ऊर्जा है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, यानी वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं रहेगा तो वो हमारे लिए उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा या फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इनका भंडारण आसान हो, यानी हम यदि इसको भंडारित करें, जैसे कि गैस जलाते हैं हम लोग, कोयला जलाते हैं, उपला जलाते हैं, तो ये भंडारण आसान हो जाता है, तभी हम कर पाते हैं। गैस को एक सिलेंडर में भर के भंडारण कर लेते हैं और उसका उपयोग करने लगते हैं। उसी तरह कोयला है, इसका भंडारण हम आसानी से कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन गैस है, उसको भंडारित करना बहुत कठिन होता है और उपयोग भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनका संवहन और उपयोग भी आसान हो, यानी ऊर्जा का क्या विशेषता है कि संवहन, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारे लिए आसानी हो और उपयोग करना भी हमारे लिए आसान हो। इनसे हानिकारक गैस की उत्पत्ति नहीं हो, गैस की उत्पत्ति नहीं हो। यानी ऊर्जा की विशेषताएं क्या है कि जो ऊर्जा की विशेषता है यानी उससे हानिकारक गैस की उत्पत्ति भी नहीं हो, इसके ऊष्मीय मान अधिक हो, यानी जो ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा है उसका ऊष्मीय मान अधिक हो। यानी इसका मतलब क्या हो गया, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि ऊष्मीय मान यानी 1 किलो कोई ऊर्जा का स्रोत है, हम यदि उसको जलाएं तो उससे अधिक ऊष्मा निकलेगा, तभी वो ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए उपयोगी अधिक से अधिक होगा। जैसे
कि मान लिया जाए कि एक किलो कोयला और 1 किलो गैस दोनों को जलाते हैं तो उसमें मान सबसे अधिक किस में आ जाता है आपका, गैस में। तो उसमें मान अब गोईठा उपला जलाएं, हम गोईठा जिसको कहते हैं उपला जलाएं और गैस जलाएं तो गोईठा जलकर तुरंत बुझ जाएगा, यानी उसमें जो उष्मा निकलेगा वो उष्मी मान कम होगा और हमारे गैस में उष्मी मान अधिक होगा। तो यानी ये सभी क्या है, ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं हैं। यहाँ से प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोत की कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो इस तरह का प्रश्न रहता है। अब देखिए ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण करें, ऊर्जा को हम लोग देखें तो इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक समय के आधार पर और दूसरा उपयोग के आधार पर। मतलब कि हम कोई भी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं तो वो कितने समय से कर रहे हैं, हम उस ऊर्जा स्रोत का उपयोग हम कितने समय से कर रहे हैं, और उपयोग के आधार पर कह सकते हैं कि हम किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं तो वो एक बार करने के बाद फिर दोबारा कर पाएंगे या नहीं, उसके आधार पर। यानी समय के आधार पर ऊर्जा स्रोत 2 प्रकार का, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसको कहेंगे, वैसा ऊर्जा स्रोत जो प्राचीन काल से बहुत लंबे समय से उसका उपयोग हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे कोयला का उपयोग हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है। जैसे पेट्रोल का भी हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो ये सब क्या है, परंपरागत है। लकड़ी का लोग प्रयोग कर रहा है, उपले का प्रयोग कर रहा है। पनबिजली, पानी से जो बिजली बनाई जाती है, इसका भी उपयोग बहुत पहले से किया जा रहा है। पवन ऊर्जा, तो ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यानी इसका उपयोग लंबे समय से, पुराने समय से इसका उपयोग हो रहा है, इसलिए ऐसे स्रोत को कहते हैं हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसको कहते हैं, वैसा ऊर्जा का स्रोत जो हाल फिलहाल में उसका उपयोग शुरू हुआ है, उसका उपयोग होना प्रारंभ हुआ, उसको कहते हैं हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सब एक एक करके बताएंगे। ये जितने चीज़ हैं सब एक एक करके डील करेंगे, यहाँ से क्या कुछ जीके आता है और किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। एकदम कोयला का पूरा डिटेल जिक्र करेंगे, पेट्रोलियम का, लकड़ी का, उपले का, फिर सौर ऊर्जा कैसे तैयार की जाती है, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। फिर परमाणु ऊर्जा। आपको प्रश्न यहाँ से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर परंपरागत नहीं है। ऑप्शन ये सब रहेगा, उसमें से यही सब ऑप्शन रहता है, कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। अब दे दिया सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, एक दे देगा आपको पनबिजली। तो यहाँ से इस तरह का प्रश्न कई बार, हर बार पूछता ही है। तो एक कॉलम बनाकर आप अपना लिख सकते हैं कि परंपरागत में कौन, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, उपले, पनबिजली, पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत में कौन सा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सब किसमें, गैर परंपरागत। अब उपयोग के आधार पर जब हम कोई ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रहे हैं तो उसका हम एक बार उपयोग करके फिर दोबारा उपयोग कर पाते हैं या नहीं, तो उसके आधार पर 2 ऊर्जा का स्रोत, यानी 2 तरह का ऊर्जा का स्रोत, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यानी ये उपयोग के आधार पर है। इसको हम लोग अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, इसको अक्षय ऊर्जा और इसको क्षय ऊर्जा भी कहते हैं। यानी हम वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार प्रयोग करके फिर दोबारा करते हैं, तो इस ऊर्जा स्रोत को कहते हैं हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या अक्षय मतलब होता है जिसका नाश नहीं हो। और अनवीकरणीय स्रोत है क्या, कि एक बार हम ऊर्जा का उपयोग कर लिए तो फिर वो दोबारा नहीं होगा। जैसे कि यदि हम कोयले को जला दें तो फिर दोबारा वो कोयले को हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग में क्या करेंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा है, तो सूर्य से हम प्रकाश
सूर्य से सौर ऊर्जा बना लेंगे, उसके बाद ये सूर्य कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, हम दोबारा उस सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कभी भी समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत नहीं है। बायोगैस भी पूरा डिटेल प्लांट के साथ बताएंगे आपको। बायोगैस, फिर इसमें अनवीकरणीय में कोयला हो गया, पेट्रोलियम, फिर जाके आपका इसमें हो गया लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गैस, कोई भी गैस, ये सब क्या है, एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो बार बार उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, ये एक बार उपयोग करने पर इसकी समाप्ति तय होती है। अब देखिए नवीकरण, इसमें यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो आप इसका एक कॉलम आप बनाकर एक जगह रख सकते हैं और यहाँ से आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषताएं हैं कि इसको हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, यानी एक बार प्रयोग कर लिए, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो पवन ऊर्जा कभी जल ऊर्जा, जल विद्युत हो गया, जल कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होता, ये जल्दी से रिकवर कर जाता है, जल्दी से हमको पूर्ति हो जाता है, दोबारा इसका उपयोग हम कर पाते हैं। और इसका भंडारण असमाप्य है, यानी ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है उसका हम दोबारा उपयोग भी कर लेते हैं, ये भंडारण इसका असामाप्य है, असामाप्य मतलब जिसका समाप्त न हो। फिर इसका जो है एक विशेषता है कि ये प्रदूषण कम से कम करता है या नहीं भी करता है, प्रदूषण इसमें नहीं होता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या होता है कि इसमें इसका हम दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, इसके भंडारण समाप्य होते हैं, यानी भंडारण इसका खत्म हो जाता है, और इसमें प्रदूषण भी होता है। आप कोयला जलाइएगा प्रदूषण होगा, पेट्रोलियम जलाइएगा प्रदूषण होगा, लकड़ी जलाइएगा प्रदूषण होगा, परमाणु ऊर्जा से तो भयंकर प्रदूषण होता ही है, गैस जलाइएगा तो कुछ न कुछ मात्रा में प्रदूषित होता है। तो इस तरह से हम लोग ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण किए दो आधार पर, एक समय के आधार पर और दूसरा उपयोग के आधार पर। समय के आधार पर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और उपयोग के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब आइए हम लोग देखते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के अंतर्गत कोयला हमारे पृथ्वी के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और ये कोयला का निर्माण जो होता है ये वनस्पतियों के दबने से, ये लाखों साल वनस्पति, लाखों साल यानी पेड़ पौधे लाखों साल जब पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी में दब जाता है तो वो फिर परिवर्तित होकर अवसादी चट्टान बनता है, और ये अवसादी चट्टान कहलाता है कोयले के रूप में। अवसादी चट्टान आपसे कई बार प्रश्न पूछ देगा कि कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में। देखिए इसका मुख्य संघटक जो होता है, मुख्य संघटक कार्बन होता है, यानी इसमें कार्बन होता है, मुख्य संघटक कार्बन होता है। और ये कोयला 4 प्रकार का होता है, कोयला 4 प्रकार का, पीट 4 प्रकार का कौन होता है, पीट, दूसरा हो गया लिग्नाइट, तीसरा हो गया बिटुमिनस, और चौथा एंथ्रासाइड। तो ये कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है, और इसमें कार्बन की मात्रा करें तो सबसे घटिया कोयला पीट को कहा जाता है, यानी जिस कोयले में कार्बन की मात्रा, जिस ईंधन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो उत्तम क्वालिटी का होता है। तो पीट में मात्र 30% ही कार्बन पाया जाता है, 30% कार्बन, और लिग्नाइट में जो है ये 38 से 40% कार्बन, और इसमें 65 से बिटुमिनस में 65 से 70% कार्बन, और एंथ्रासाइड जो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है इसमें 94 से 98% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक साइड को ये कोयले का प्रकार दे दिया था और दूसरे तरफ कार्बन की मात्रा, तो कार्बन का मात्रा से आपको मैचिंग करके कूट में आंसर देना था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, पहला पीट,
दूसरा लिग्नाइट जिसमें 38 से 40% कार्बन, बिटुमिनस जो है ये 65 से 70%, और एंथ्रासाइट 94 से 98%। ये एंथ्रासाइट जो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला है, ये हमारे देश के जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसके अलावा भारत में ये कहीं भी नहीं पाया जाता है। अब देखिए, कोयला का उपयोग तो जानते हैं। कोयला का उपयोग हम लोग खाना बनाने के काम में करते हैं, उद्योगों में काम होता है, कल कारखाने यानी फैक्ट्री में काम होता है। यानी इसका उपयोग खाना बनाने, कोक बनाने, कोक हो गया, कोक बनाने, कोलतार बनाने, कोल गैस बनाने में, ये सब के लिए उपयोग है। और ये सब हमारी फैक्ट्रियों में भी प्रयोग कोयले का किया जाता है। और ये सबसे बड़ा उपयोग जो है ये ताप विद्युत बनाने में, जिसको थर्मल पावर कहते हैं। थर्मल पावर के अंतर्गत कोयले से हीट प्राप्त किया जाता है और इसी से फिर विद्युत प्राप्त किया जाता है। इसको हम लोग देखेंगे ताप विद्युत कैसे बनता है पूरा प्लांट के साथ। दूसरा है पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम या कच्चा तेल इसी को कहते हैं। और अभी तो कच्चा तेल, पेट्रोल अभी चरम सीमा पर है, पेट्रोल का दाम रिकॉर्ड तोड़। तो ये पेट्रोलियम क्या है? ये क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है। ये सड़े गले यानी जो जंतु होते हैं, जंतु लाखों साल, जिस तरह हम लोग कोयला में क्या देखें कि जो वनस्पति है यानी पेड़ पौधा है, ये लाखों साल जब दब जाता है पेड़ पौधा तो कोयला बनता है। और जानवर, कोई भी समुद्री जानवर है, ऐसा भूचाल आया, ऐसा दुर्घटना हुआ कि समुद्र के लाखों लाख जानवर दब गया, मर गया, एक जगह दब गया, दब कर जो है वो मर जाता। तो वही जानवर जब लाखों साल रहता है तब ये पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ये काला एकदम गाढ़ा बदबूदार होता है। लेकिन इसी पेट्रोलियम से कई प्रकार के हम लोग उत्पाद प्राप्त करते हैं। और इस उत्पाद के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, स्नेहक जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, स्नेहक, मोबिल, फिर जाके आपका वैसलीन, और ये कई तरह के वैसलीन, ये कई तरह के उत्पाद इससे प्राप्त किए जाते हैं। जो महंगे से महंगे कॉस्मेटिक यानी जो क्या कहते हैं, फेशियल वगैरह करते हैं, मेकअप करते हैं, मेकअप का सामान में भी ये सब यूज होता है। तो पेट्रोलियम का उत्पाद, इतने सारे उत्पाद, कई तरह के मतलब सैकड़ों उत्पाद इससे प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसको काला या तरल सोना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा कि काला या तरल सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला या तरल सोना कहा जाता है, क्योंकि इससे कई सारे उपयोगी और कीमती उत्पाद इससे प्राप्त किया जाता है, जिस वजह से पेट्रोलियम को कहा जाता है काला या तरल सोना। तो देखिए, ये पेट्रोलियम जब ये काला और गाढ़ा बदबूदार ये निकलता है तो इसको रिफाइनरी ले जाता है। रिफाइनरी ले जाने पर वहाँ पर प्रभाजी आसवन के द्वारा, किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा उससे जो है, ये देख रहे हैं कि ये प्रभाजी आसवन है, और प्रभाजी आसवन के द्वारा कई उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रभाजी आसवन और रिफाइनरी जो हमारे देश में है, ये रिफाइनरी जैसे कि बरौनी हो गया, ये रिफाइनरी जिसको तेल शोधन कारखाना कहते हैं, वहाँ पर लागू। ये प्रभाजी आसवन क्या होता है कि इसमें हीट रहता है, 4000 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ये फ्यूल वेल निकलता है 370 डिग्री सेल्सियस पर, फिर डीजल 300 डिग्री पर। यानी उस क्रूड ऑयल को इसमें डाल दिया, यहाँ से डालता है क्रूड ऑयल, इसमें डाल दिया और इसमें हीट पास करता है। और हीट देने के बाद जो है ये अलग अलग टेम्परेचर रहता है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर रहता है। ये 400 डिग्री रहता है, ऊपर 370 डिग्री होता है, तो इसमें फ्यूल ऑयल निकलने लगता है। और 300 डिग्री पर जो है वो डीजल, उसी से बनकर डीजल निकलने लगता है। फिर जाके 200 डिग्री जब तापमान होता है तो उससे केरोसिन निकलने लगता है, और 150 डिग्री पर गैसोलीन यानी पेट्रोल निकलने लगता है, और कुछ गैस वगैरह भी यहाँ से निकलने लगता है। तो ये इसको प्रभाजी आसवन के द्वारा हम लोग पेट्रोलियम से पेट्रोलियम पदार्थ यानी उत्पाद को प्राप्त करते हैं। जहाँ पर यह उत्पाद होता है उसको कहते हैं हम लोग रिफाइनरी, तेल शोधन कारखाना या परिष्करण शाला। तो हमारे देश में कई बड़े बड़े हैं, जैसे कि बरौनी हो गया, पानीपत, मथुरा हो गया, डिगबोई यानी ये असम का जो डिगबोई है वहाँ पर भी ये होता है,
मंगलुरु में रिफाइनरी है, फिर भड़ोच में है, फिर बड़ोदरा, ये बड़ोदरा जो है गुजरात में है, बड़ोदरा हो गया, फिर ये जाके आपका एक कोच्चि में भी है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर रिफाइनरी है और यहाँ इसी रिफाइनरी में यानी परिष्करणशाला में परिष्करण विधि के द्वारा कई उत्पादों को बाहर निकाला जाता है। और हमारे देश में जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है ये असम में निकलता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पर पाया जाता है, तो असम का डिगबोई में मिलता है, फिर मुंबई हाई और एक दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर फेमस पेट्रोलियम जो निकाला जाता है, फेमस रूप से यानी प्रसिद्ध रूप से। आगे देखते हैं हम लोग प्राकृतिक गैस जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। ये प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है मीथेन है। मीथेन, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ चीज़ है। ये पूछता है मुख्य संघटक एक तरफ और दूसरे तरफ उसके अवयव। तो मुख्य संघटक क्या है प्राकृतिक गैस के? मीथेन है। और ये तेल कूप के साथ ही निकलता है, यानी जिस तरह पेट्रोलियम निकाला जाता है जहाँ से, वहीं तेल के कुआं से ही ये पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस भी निकाला जाता है। या कहीं कहीं कुआं में जो है तेल का कूप में कि तेल निकालना महंगा पड़ जाता है या कठिन होता है, तो उससे सिर्फ प्राकृतिक गैस ही निकाला जाता है। तो ये हमारे देश में प्राकृतिक गैस का उत्पाद जो होता है ये मुंबई हाई, फिर एक जैसलमेर, ये जैसलमेर जो राजस्थान में है, जैसलमेर, यहाँ से सिर्फ प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। जैसलमेर से पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ से नहीं निकलता। त्रिपुरा हो गया। और ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा देखे थे, वहाँ कृष्णा गोदावरी डेल्टा से भी प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। जीवाश्मी ईंधन के रूप में 3 चीज़, एक पेट्रोलियम यानी कोयला कह सकते हैं, पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस, तो ये इसलिए इसको जीवाश्मी ईंधन कहते हैं क्योंकि ये जीवों के अवशेष से निर्मित होता है, प्राप्त होता है। यानी कोयला हम लोग देखें कि वनस्पति, ये किससे? वनस्पति यानी पेड़ पौधे से। और पेट्रोलियम जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ से, यानी जंतुओं के अपशिष्ट नहीं कह सकते, जंतुओं के मृत भाग से। और प्राकृतिक गैस, ये प्राकृतिक गैस भी जो है जंतुओं, यानी जहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है वहाँ पर प्राकृतिक गैस भी निकलता है, तो जिसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन। आगे देखते हैं हम लोग बायोडीजल। ये बायोडीजल क्या होता है कि ये एक तरह से वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। देख रहे हैं कि ये बायोडीजल यानी ये रतन जोत है जिसको जेट्रोफा कहते हैं। और इनके बीज से परिष्करणशाला में यानी कहें कि कारखाना में ले जाकर फिर उससे डीजल बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बायोडीजल। बायोडीजल जो बनाया जाता है ये 3 पौधा है। एक जेट्रोफा जिसको हम लोग रतन जोत भी कहते हैं, जेट्रोफा यानी रतन जोत। दूसरा है कराकश और पोंगोमिया, एक पोंगोमिया। ये 3 पौधे के बीजों से क्या करता है कि बीजों से ही तेल निकाला जाता है जिसको डीजल कहते हैं, और इस तरह बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। तो भारत का पहला जो संयंत्र बायोडीजल का लगाया गया ये आंध्र प्रदेश में लगाया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा क्षेत्र में, काकीनाड़ा क्षेत्र में लगाया गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लगाया गया था। तो यहीं पर हम लोग देख लेंगे एलपीजी और सीएनजी भी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये पेट्रोलियम गैस को यानी पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम पदार्थ को, पेट्रोलियम को अधिक दाब पर यानी जब प्रेशर दिया जाता है तो प्रेशर पर जो गैस प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग पेट्रोलियम यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। और इसका मुख्य संघटक क्या है? मुख्य संघटक इसका ब्यूटेन है। यह रंगहीन होता है,
यानी इसमें कोई रंग नहीं होता, ये गंधहीन होता है, यानी इसमें कोई गंध भी नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। ये जरा सा भी हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है, जरा सा भी हीट टेम्परेचर मिलने पर ये जलकर पूरा भभक उठता है। तो ये द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है, इसमें जब कोई रंग ही नहीं रहता है, कोई गंध ही नहीं रहता है, तो इसको पहचानना बड़ा कठिन होता है। तो इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है, जैसे ही कोई पाइप से लीकेज होता है तो उस केमिकल के द्वारा, उस केमिकल के गंध से, यानी इथाइल मार्केप्टन, ये इथाइल मार्केप्टन जो है इसको मिलाया जाता है, और जैसे लीकेज होता है तो उस गैस के साथ इथाइल मार्केप्टन भी निकलता है और उसका गंध से पता चल जाता है कि गैस कहीं लीकेज हो रहा है। CNG यानी इसको कहते हैं हम लोग संपीड़ित CNG यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये क्या है, ये प्राकृतिक गैस है। जैसे देखिए इसमें क्या है, यहीं पर है प्राकृतिक गैस। इस प्राकृतिक गैस को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पर जब इसको दाब दिया जाता है, अधिक दाब पर दबा दिया जाता है, तो इससे जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्राप्त होता है। और इसका मुख्य संघटक जो होता है ये मीथेन होता है। और ये कल कारखाना हो गया, वाहन हो गया, जो बड़े बड़े शहर में ऑटो वगैरह जो चलता है उसी में CNG गैस भराकर चलाया जाता है। तो ये वाहन में, फिर उद्योग धंधा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए आगे ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत है, कई स्रोत है, जैसे बायोगैस हो गया, बायोगैस पूरा प्लांट के साथ। फिर जो है इसी में देखेंगे हम लोग आगे में जल विद्युत कैसे निर्माण होता है, पूरा डिटेल से जल विद्युत को देखेंगे, जल विद्युत को पूरा डिटेल से देखेंगे, जल विद्युत कैसे बनता है। फिर हम लोग इसी में देखेंगे कि ताप विद्युत, जो थर्मल पावर, यानी वहाँ से बिजली कैसे बनती है, पूरा पिक्चर के साथ हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। फिर सौर ऊर्जा देखेंगे, जो सोलर प्लेट में क्या होता है, कैसे होता है, जो किसके वजह से सोलर से आपको बिजली प्राप्त होने लगता है। और इसी में देखेंगे हम लोग पवन ऊर्जा, पवन चक्की का निर्माण, कैसे पवन चक्की काम करता है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जो बड़ा बड़ा प्लांट है, परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु से कैसे ऊर्जा निकलता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। मिलते हैं इन सभी को हम अगले वीडियो में लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।